दोस्तों, भाइयों, गाइस, चलो अच्छा रहेगा दर्शकगण। ये वीडियो दूसरा वीडियो मेरा ये मैं डाल रहा हूँ अभी 3 तारीख को, इसी महीने की 3 तारीख को हम नोएडा से पटना की यात्रा पे गए थे। तो बहुत सारा दिल्ली से पटना और नोएडा से पटना के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनलों का वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सब चीज़ है। कुछ लोगों ने अच्छा वीडियो बनाया, अच्छा मेहनत करके वीडियो बनाया और सारी जानकारियाँ दी हैं। कुछ लोग 24 घंटे में पहुँचते हैं, कुछ 14 घंटे में भी पहुँचते हैं, कुछ 16 से 18 घंटे में पहुँचते हैं। हर कोई अपने तरीके से बना रहा है और डालता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, काफ़ी सहायता होता है पहले जाने वालों को, जो पहली बार सफ़र कर रहे हैं या फिर जो हमेशा ही जाते हैं उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उसके अंदर। ये भी कुछ वैसा ही वीडियो है, कुछ ख़ास नहीं है। बस इसमें मेरी कोशिश ये है कि बाकी सब डिटेल्स के अलावा कि आप कहाँ रुक सकते हो, कहाँ खा सकते हो, कहाँ पी सकते हो, खाना पीना कहाँ कर सकते हो, या फिर और जो डिटेल्स होते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स, उसके अलावा प्रिसाइजली ये डिटेल्स पे हम लोग बात करें कि ओवरऑल क्या फील है, ईज़ है अपनी गाड़ी से सफ़र करने की। अब कोई भी अपने कार से जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये है कि या तो उसे गाड़ी चलाने की शौक़ है, या फिर उसकी ज़रूरत है कि वो अपनी गाड़ी लेके पटना जाए ताकि वो और भी कहीं जा सके। तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट राजधानी क्षेत्र से बिहार के लिए बोलिए या फिर कहीं के लिए भी तो अच्छी खासी व्यवस्था है। ट्रेनें हैं, प्लेन्स हैं, तो काफ़ी बसेस चलती हैं। बिहार सरकार की भी ऐसी बसेस चलती हैं। ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके कोई भी बहुत कम पैसों में आराम से पटना पहुंच सकता है। फिर भी कुछ लोग जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से अपनी गाड़ियों से, तो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो में कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो आपको कुछ फील देंगे कि यहाँ से पटना तक के सफ़र में की परिस्थितियों का और चीज़ों का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें इस वीडियो के अंदर है, वो आखिरी में है कि जो भी टोल प्लाजाज हैं, राइट, वो कहाँ पे हैं, कितने पैसों के हैं और कितना समय लगेगा आपको एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा तक जाने में और ओवरऑल यहाँ से पटना जाने में। कुछ टोल प्लाजा जैसे नोएडा से आगरा का अगर ले लो तो उनका कोई रैंप नहीं है, एक्स्ट्रा रैंप जहाँ पे एग्ज़िट के लिए, वो मेन कैरेज वे पे ही उनका टोल बूथ है। तो शायद इसी परेशानी के कारण वो करते क्या है कि अगर आप जिस भी टोल प्लाजा को आप पार कर रहे हो तो उसी हिसाब से वो पैसे काटते हैं। मतलब एक साथ पहले जैसे मैनुअल में क्या था कि आप अगर बोल दो कि हम आगरा जा रहे हैं तो एक साथ वो पूरे पैसे लेते थे। अभी है कि आप पहला टोल जेवर पार करोगे तो जेवर का टोल ये आपको जो भी चार्जेज वो लगेगा, फिर मथुरा का पार करोगे तो वो लगेगा, फाइनली जहाँ आप एग्ज़िट करोगे तो वो लगेगा। तीनों मिलके उतना ही अमाउंट होता है जितना वो एक साथ लेते थे। और पूरे सफ़र में एक ही जगह पे 30 रुपये का मैनुअल टोल देना पड़ा, वो आगरा आउटर रिंग रोड। उसके अलावा सब जगह फास्टैग है और ऑटोमेटिक वो आपके जिस भी बैंक से जुड़ा हुआ है या पेटीएम से जुड़ा हुआ है तो वो आपका कट जाता है। तो ये रही बात टेक्निकल आपको यहाँ से जाने में। और आप अगर उस टोल टैक्स के रिसिप्ट को आप देखोगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी दूरी के लिए कितना समय लगता है। हम यहाँ से 6:02 पे नोएडा सिटी सेंटर से निकले थे। सिटी सेंटर के पास मेरा घर है और रात के 10:30 के आसपास हम पटना अपने घर पे पहुँच गए थे। तो आप जोड़ लो कितना समय लगा। और
किस सेक्शन में और किस पार्ट में कितना समय लगा वो आप टोल टोल टैक्स के रिसिप्ट से आप जान जाओगे। और उस पे जो लिखा हुआ नाम है उसको देखोगे गूगल मैप पे, तो आपको वो दूरी भी अंदाज़ लगा सकते हो और दूरी भी आपको पता चल जाएगा कितनी दूरी थी एक टोल प्लाज़ा से दूसरे टोल प्लाज़ा के बीच की। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि जिस गाड़ी से आप हाईवे पे जाना चाहते हो वो फाइन ट्यून्ड होना चाहिए। कोई मेजर डिफेक्ट या माइनर डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि शहर के अंदर अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो मैक्सिमम 20 से 40 किलोमीटर वन स्ट्रेच में आप जाते हो, तो हो सकता है कि उतनी दूर सफ़र करने में गाड़ी का जो अगर कोई इशू है गाड़ी के अंदर, तो हो सकता है सरफेस ना हो, जो कि इम्पोर्टेंट है लॉन्ग रन के लिए। क्योंकि जब आप लंबी दूरी के लिए जाते हो तो एक स्ट्रेच में 200-300 किलोमीटर आप चलाते हो, तो उसमें हो सकता है कि जो इशू आपको शहर के अंदर नहीं आ रही थी गाड़ी के अंदर, हो सकता है कि वो लॉन्ग रन में आए। जैसे कि टायर का वियर टियर कितना है, इंजन का क्या कहते हैं, मतलब वो हीटिंग का प्रोपोर्शन क्या है और कूलिंग इफ़ेक्ट क्या है, ब्रेक्स क्या हैं। क्योंकि शहर के अंदर आपकी उतनी मोमेंटम नहीं होती, क्योंकि आप मैक्सिमम 80, 50, 60, 40, 45 की स्पीड पे जा रहे होते हो, तो उस हिसाब से मोमेंटम आपकी गाड़ी की उतनी नहीं होती, तो ब्रेकिंग थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। वही ब्रेकिंग हाईवे पे हो सकता है कि आपको उतना कंफर्टेबल ना लगे जब आप हायर स्पीड पे हो और ज़्यादा लोड हो आपकी गाड़ी में, तो वो कैलिब्रेशन भी आपको थोड़ा अंदाज़ लगाना पड़ेगा लंबी दूरी पे जाने से पहले। और थोड़ा सा एंटीक्विटी है एक्सप्रेसवे पे चलाने का और या हाईवे पे चलाने का या फिर शहर में चलाने का। अब एक्सप्रेसवे हाईवे पे जाने के बाद क्या होता है कि सड़क की इतनी चौड़ाई होती है कि आपकी गाड़ी छोटी लगने लगती है। आपको लगता है कि बहुत इनफ स्पेस है, हम और तेज़ जा सकते हैं। लेकिन ये गौर करने की चीज़ है कि हायर स्पीड में पैरामीटर्स भी अलग होते हैं और उसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ हम आपको बताते हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, शायद हो सकता है हम गलत हों, कभी आप इसको रीचेक भी आप कर लो कि जब अगर 3 लेन का एक है एक्सप्रेसवे है, राइट, तो जनरली हम देखते हैं कि लोग एक लेन से दूसरे लेन में शिफ्ट होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लेन मार्किंग जो है वो बताता है कि आप कहाँ पे लेन चेंज कर सकते हो। आप जनरली देखोगे लंबी-लंबी लकीरें होती हैं लेन मार्कर, लेकिन कहीं-कहीं आप देखोगे शॉर्ट हो जाती है वो लकीर की लंबाई छोटी-छोटी होती है। तो वो लोकेशन होता है जहाँ पे आप लेन चेंज कर सकते हो, अगर आप देखो तो कायदे से। लेकिन क्या है कि 90% लोगों को मैंने गौर किया कि वो ये नहीं मानते। तो अगर जब 90% लोग ये नहीं मानते और अगर आप मानोगे तो शायद आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा माने जाओगे आप। तो उस पे थोड़ा स्टडी कर लेंगे आप कि लेन चेंज करने का कहाँ पे मार्किंग होता है और कैसे करते हैं। एनीवे सफ़र ये यहाँ तक का, मतलब नोएडा से पटना तक का सफ़र काफ़ी ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है। अगर आप जोश में ना आए, अच्छे से चलाएँ तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वो बिहार जब एंट्री करते हो तो एंट्री पॉइंट पे, चूँकि वहाँ पे प्रोबेशन है वहाँ पे चेकिंग के लिए वो रोक देते हैं लोगों को। उसमें जाम वगैरह का भी चांसेस आ जाता है और टाइम लगता है वहाँ, 1 घंटा मेरा टाइम लग गया था। उसके बाद गोपालगंज का जो स्ट्रेच है मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर का, वो पता नहीं 5 सालों से बन नहीं रहा। जब भी जाते हैं वो स्ट्रेच वैसा ही है। इतनी ख़राब सड़क है, इतने हेवी व्हीकल चलते हैं, पता नहीं बड़े-बड़े ट्रक के ड्राइवर कैसे मैनेज करते हैं। बहुत बुरी हालत है वो ख़ास करके वो छोटा सा स्ट्रेच। उसके अलावा और फिर सही है, आप गंगा 2 बार पार करते हैं, एक बार तो लखनऊ जाते समय, उसके बाद फिर आपको अगर दक्षिण बिहार जाना है, पटना वगैरह कहीं भी, तो आपको गंगा फिर से पार करना पड़ेगा इस गोरखपुर वाले रूट से अगर आप जाते हो तो 2 ऑप्शन है आपके पास। अभी जेपी सेतु है, गंगा सेतु है, दोनों में से किसी से भी जा सकते हो। दोनों सड़कें अच्छी हैं। बरसात में जो वेयर एंड टियर हुआ था सड़क का, उसकी मरम्मत भी अच्छी हो गई है। कहीं पे कुछ मेजर ये नहीं है, मैनेजेबल है। हाँ, पटना में पुल पे करीब ट्रैफिक थोड़ा सा रश होता है। बस वही कि जो ट्रैफिक रूल नहीं मानते उन 2-4 लोगों के कारण ही सारा रश होता है, लेकिन ओवरऑल मैनेजेबल होता है, ठीक है।
और वेटेज टाइम हम ये जो आप टोल का जो रिसिप्ट देखोगे तो कहीं पे हम वेटिंग रुके नहीं कहीं हम मैक्सिमम 20 से 25 मिनट एक जगह खाने के लिए रुके थे लखनऊ के बाद और आगरा लखनऊ के बीच में 20 मिनट का 5-6 मिनट का एक बार स्टॉपेज हम जनरली लेते हैं जहाँ पे 150 किलोमीटर होता है हाफ वे पे आते हैं तो बड़ी सावधानी से गाड़ी को पूरी तरह से साइड करके हज़ार लाइट जला के हम वहाँ उतरते हैं। कुछ पुरानी यादें हैं वहाँ की तो वहाँ कुछ पक्षियों के लिए हम थोड़ा सा ये खाना छोड़ देते हैं। तो जब भी हम या तो इधर से हम पटना जा रहे होते हैं या पटना से दिल्ली आ रहे होते हैं तो वहाँ 150 किलोमीटर के ऊपर रुकते हैं। वो मेरा अपना पर्सनल कुछ यादें हैं इसलिए हम वहाँ रुकते हैं और कोई नहीं है। तो वो दोनों स्टेज के बीच में 20 मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का एक स्टॉपेज था। और आगरा के पहले एक 5 मिनट का स्टॉपेज था, चाय वगैरह पीने के लिए 5 से 10 मिनट हम रुके थे। और लखनऊ के बाद एक खाने का स्टॉपेज था, 20 से 25 मिनट वहाँ खाना खाया हम लोग एक लाइन होटल में। और उसके बाद फिर गोरखपुर में एक चाय पिए हम लोग, उसमें भी 10 से 15 मिनट का स्टॉपेज था। और उसके बाद फिर हम लोग सीधे पटना गए। पटना में उसके बाद फिर हम लोग कहीं नहीं रुके, 1-1 घंटे का तो जाम में फंसे ही थे। तो उसके अलावा और कहीं कोई स्टॉपेज प्लान स्टॉपेज नहीं था, अपना गाड़ी में ही खाने पीने की चीज़ें थी, उसी से अपना काम चल गया। वैसे भी कोविड टाइम में ज़्यादा एक्सपोजर अच्छा नहीं है तो कहीं रुके नहीं। हम लोग 3 लोग थे, मैं था, मेरा बेटा था और मेरा एक दोस्त था और आराम से पहुँचे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और इस वीडियो को देख के अगर इंस्पायर्ड होते हो तो आप तो सावधानी से आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी नया ऑप्शन आने वाला है, उससे भी जाके कंपैरेटिव आप ये देख सकते हो कि कौन सा रूट आपके लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है, नया आने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस या फिर जो एग्जिस्टिंग आपका जो ये दिल्ली आगरा और आगरा लखनऊ, लखनऊ गोरखपुर, गोरखपुर पटना, कौन सा रूट ज़्यादा बेहतर है वो कंपैरेटिव स्टडी हम सारे करेंगे जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो जाएगा। तो तत्काल ये अपने पास ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन, जाते आते हैं, अच्छी बात है। और चलिए आप लोग ये देखिए और अगर लगे आपको कि कुछ कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिला तो आई विल प्लीज़ इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल और गिव योर लाइक। Anyway, thank you for your time. Thank you.